मैंने कहा ना, औरंगजेब की कब्र नहीं खोद रहे हैं, इस देश की कब्र खोदने की आप कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष का सुगुफा है कि वो औरंगजेबी सोच को बार बार जीवित करती है, क्योंकि औरंगजेब का जिन्न जैसे जैसे निकालती है वैसे वैसे वो वोट का पोलराइजेशन करती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द ललन टॉप शो। आज बातों के केंद्र में वोटर कार्ड और आधार कार्ड होंगे। दोनों को लिंक करने की योजना क्या है, इसे लेकर पक्ष विपक्ष की दलीलें क्या हैं, ये जानेंगे। साथ ही लालू प्रसाद यादव और संसद सत्र से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स जानेंगे। लेकिन इससे पहले बात नागपुर हिंसा की। Brought to you by ITEL and American Pistachios. नागपुर हिंसा से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स और बयान आए हैं। पहला अपडेट, पुलिस ने मुख्य आरोपी फहीम खान को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेशी कराई गई, फिर 21 मार्च तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। कौन है फहीम खान? इंडिया टुडे से जुड़े योगेश पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक 38 साल का फहीम माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि MDP का नागपुर शहर अध्यक्ष है और नागपुर का ही रहने वाला भी है। फहीम ने 2024 लोकसभा चुनाव भी नागपुर से लड़ा था, वो भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने। जाहिर है कि चुनाव में हार हुई। फहीम खान पर 500 लोगों की भीड़ जुटाकर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। इस बीच फहीम खान का एक पुराना बयान सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि पुलिस वालों ने एक पक्ष के लोगों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस वाले सिर्फ आश्वासन का लॉलीपॉप देते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, प्रदर्शन करना किसी के खिलाफ आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मुसलमानों की कलमे की चादर को जलाना ये कहाँ की बात हुई? वहाँ पर जो है कलमे की चादर को जलाई गई, जिसमें हमारे कुछ बंदों ने जाके विरोध किया और उसके बाद में प्रकरण सामने आया और पुलिस वालों ने लाठीचार्ज सिर्फ एक पक्ष के ऊपर किया, जबकि वो शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ बैठकर सिर्फ ये डिमांड रख रहे थे कि जिन्होंने कलमे की चादर जलाई उनको अरेस्ट करो और उनको लेकर आओ। लेकिन मसला ये हुआ, आज यहाँ पे हमारे को जो है DCP और ACP साहब ने जो है आश्वासन दिया कि, और वो हमेशा आश्वासन वाला लॉलीपॉप मिलता है हमारे को, जिसको हम बोलते हैं। अभी हमने वही बात की है कि आप कल बुलाओगे, उसको एक नोटिस देंगे और 2 घंटे के बाद में उसको सलाम दुआ कर देंगे, फिर उसकी डेयरिंग बढ़ जाएंगी और फिर यही काम करेगा। इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी आया है। FIR में कुल 51 लोगों के नाम दर्ज हैं। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि इलाके में सांप्रदायिक तनाव भड़काने के उद्देश्य से कुछ लोगों को भड़काऊ नारे लगाते देखा गया था। ये भी लिखा है कि पुलिस ने हिंसक भीड़ को शांति बनाए रखने के लिए कहा, लेकिन फिर भी फहीम खान और 8 अन्य लोगों ने भीड़ को विरोध प्रदर्शन करने के लिए उकसाया। फिर करीब शाम 4 बजे शिवाजी चौक के आसपास 500 से 600 लोग इकट्ठा हुए और नारेबाजी की। भीड़ यहां पुलिस अधिकारियों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का समर्थन करने का आरोप लगाने लगी। एक समुदाय के खिलाफ नारे लगाए गए। पुलिस का कहना है कि इन नारों के बाद ही उन पर हमला हुआ और इसी हमले से जुड़ी एक अन्य अहम बात भी FIR में है। इसमें एक महिला पुलिसकर्मी के साथ यौन उत्पीड़न के भी आरोप हैं। महिला पुलिस अधिकारी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनका यौन उत्पीड़न किया। गणेश पेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। FIR में महिला अधिकारी के यौन उत्पीड़न के बारे में विस्तार से बताया गया है। आरोप है कि उनकी वर्दी खींची गई, गलत तरीके से छूने का प्रयास किया गया। पीड़िता घटनास्थल पर तैनात रैपिड कंट्रोल पुलिस दस्ते में थी। उन्होंने तुरंत ही वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी। इसके बाद एक औपचारिक शिकायत दर्ज भी कर ली गई। FIR के मुताबिक आरोपियों ने मौके पर मौजूद अन्य महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी बदतमीजी की। आरोप है कि भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें अश्लील इशारे किए और भद्दे कमेंट किए। नागपुर कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने बताया कि इस हिंसा को लेकर 3 थानों में कुल 6 मामले दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि महिला पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया। एक महिला पुलिसकर्मी घायल भी हुई है। देखिए, क्योंकि ये 2-3 जगह पे था जैसे मैंने बताया, और एक स्ट्रेच के अंदर और कुछ अलग जगह पे, तो वो फोर्स अलग अलग फैली हुई थी हमारे कई अधिकारियों को, जिसमें महिला कर्मचारी हैं, उनको भी चोट लगी है। और उसका उनके साथ में क्या इंसिडेंट हुआ, क्योंकि पूरी फोर्स जो है साथ में थी,
तो ऐसा अगर है इंसिडेंट तो उसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन जैसे मैंने बताया कि चल रही है उसमें, पर ऐसा कोई सामने अभी तक, क्योंकि उसको चोट लगी थी उस बच्ची को, तो वो उसका इलाज और उसने फर्स्ट एड वगैरह ली है, तो अभी उसकी फर्दर उसकी स्टेटमेंट में पता चलेगा। इस हिंसा पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 18 मार्च को महाराष्ट्र विधानसभा में एक टिप्पणी की। एक्टर विकी कौशल की फिल्म छावा को जिम्मेदार ठहराया था। कहा था कि नागपुर की हिंसा सोची समझी साजिश लग रही है। भीड़ ने पहले घर और दुकान टार्गेट किए। म्हणजे मी कुठल्या सिनेमाला दोष देत नाहीये, खरं म्हणजे छावा या चित्रपटाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा खरा इतिहास आपल्या समोर आणला, पण त्यानंतर राज्यामध्ये लोकांच्या भावना देखील खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी एक प्रकारे प्रज्वलित झालेल्या आहेत। औरंगजेबाबद्दलचा जो काही राग आहे तो रागही खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी बाहेर येतोय। या सगळ्या गोष्टी आपल्या ठिकाणी असल्या तरी मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे, त्यामुळे सर्वांनी संयम बाळगला पाहिजे। इस बात पर और विवाद से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी रिएक्शंस आ रहे हैं, सुनिए। देश में कोई भी दंगा और उसकी पड़ताल होगी, यही लोग नजर आएंगे। मैंने कहा ना, औरंगजेब की कब्र नहीं खोद रहे हैं, इस देश की कब्र खोदने की आप कोशिश कर रहे हैं। इसके मिजाज की, महासागरीय चरित्र की, इतिहास के बासी पन्नों में जाकर के आपकी नाकामियां नहीं छुपेंगी। एक्नॉलेज इट। देश में औरंगजेबी सोच तो वैसे भी समाप्त प्राय रही है। ये तो विपक्ष का सुगुफा है कि वो औरंगजेबी सोच को बार बार जीवित करती है, क्योंकि औरंगजेब का जिन्न जैसे जैसे निकालती है वैसे वैसे वो वोट का पोलराइजेशन करती है। अब दिन की अन्य प्रमुख खबरों का रुख करते हैं। That's the power of the statue. इस खबर में बात हमारे वोटर कार्ड और आधार कार्ड से जुड़ी हुई। आला अधिकारियों के बीच नई योजना बनी है कि आधार और वोटर कार्ड को जल्द लिंक किया जाएगा। क्या है इस योजना का सार, ये जानने के लिए आपको पूरी कहानी शुरुआत से बताते हैं। आपको ध्यान होगा कि देश की विपक्षी पार्टियां बीते कुछ समय से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का इल्जाम लगा रही हैं। मुख्यमंत्रियों और पार्टी अध्यक्षों ने तो अलग अलग मंचों से इल्जाम लगाए ही हैं, बात संसद में भी उठी। आपको क्विक रिकैप के लिए कुछ बयान सुना देते हैं। তার মানে বাংলার লোকটা যখন ভোট দিতে যাবে তার ভোটটা বাইরে থেকে এসে সে দিয়ে দেবে। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके, आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। गाली गलौज पार्टी के कई कैबिनेट मिनिस्टर्स और सांसदों के घरों से 20-20, 30-30, 40-40 नए वोट बनाने की एप्लीकेशन दिसंबर के और जनवरी के महीने में फाइल की गई है। ये कौन लोग हैं? अचानक इतने लोग सारे बीजेपी के गाली गलौज पार्टी के सांसदों के घरों में कैसे आ गए? इन तमाम इल्जामों का कॉमन पॉइंट एक ही था, वोटर आईडी पर मिलने वाला इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर या EPIC नंबर में खोट। अब किस आधार पर यह आरोप लगे? विपक्षी नेता आरोप लगा रहे थे कि एक से ज्यादा मतदाताओं के EPIC नंबर सेम है। विपक्षी पार्टियों ने भी ये कहा कि राज्यों में पहले से दर्ज मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। ये इल्जाम सामने आए तो चुनाव आयोग ने 7 मार्च को एक बयान जारी किया और कुछ बातें प्रमुखता से कहीं। हर पोलिंग बूथ पर मतदाता सूची बनाने का काम बूथ लेवल अफसर यानी कि BLO के जिम्मे आता है और BLO की बनाई सूची को वेरीफाई करने का अधिकार राजनीतिक पार्टियों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंसी यानी कि BLA के पास होता है। 1 महीने तक चलने वाली मतदाता सूची निर्माण और रिवीजन की रिपोर्ट BLO इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर को देता है।
अगर पार्टियों के बीएलए को कोई आपत्ति होती है तो वो कानूनन जिलाधिकारी के पास आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर जिलाधिकारी के पास की गई अपील से संतुष्टि नहीं मिलती है तो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। ईपीआईसी नंबर सेम होने का मतलब ये नहीं है कि कोई गड़बड़ी है, क्योंकि सेम ईपीआईसी नंबर होते हुए भी वोटर्स से जुड़ी अन्य डिटेल्स जैसे कि नाम, पता वगैरह अलग अलग होते हैं। ईपीआईसी नंबर ही नहीं, वोटर लिस्ट में नाम होना भी ज़रूरी है। अगर कोई ईपीआईसी नंबर किसी खास ज़िले की वोटर लिस्ट में शामिल है तो वो उसी ज़िले में वोट कर सकता है, ना कि किसी अन्य ज़िले में। इसके अलावा कमीशन ने कहा कि साल 2024 में महाराष्ट्र में 9 करोड़ 77 लाख वोटर थे, लेकिन इनमें से जिला स्तर पर सिर्फ 89 और राज्य के निर्वाचन अधिकारी के पास महज 1 अपील पहुंची थी। हालांकि इस सफाई के साथ आयोग ने ये भी बात कही, हम ईपीआईसी नंबर में गड़बड़ी को सुधारने का प्रयास करेंगे। सुधारने के प्रयास शुरू हुए। सूत्र बताते हैं कि चुनाव आयोग ने सबसे पहले डुप्लीकेट वोटर्स पर नकेल कसी। कोई व्यक्ति एक से ज्यादा जगह पर वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड है तो एक जगह छोड़कर बाकी जगहों से उसके नाम हटाने के प्रयास शुरू हुए। इसके अलावा कल यानी 18 मार्च को नई दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में शामिल लोगों को जानिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों चुनाव आयुक्त एसएस संधू और विवेक जोशी, देश के गृह सचिव गोविंद मोहन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सचिव एस कृष्णन, विधायी विभाग के सचिव राजीव मणि, यूआईडीएआई के सीईओ भुवनेश कुमार। लगभग 1 घंटे तक चली इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, इसका अंदाजा खबरों से चलता है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रितिका चोपड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग में ईपीआईसी नंबर को आधार कार्ड नंबर से जोड़ने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। अगर ऐसा होता है तो ईपीआईसी नंबर के डुप्लीकेशन से बचा जा सकेगा, ऐसा आयोग का सोचना है। मीटिंग के बाद चुनाव आयोग ने मीडिया में एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 23(4), 23(5) और 23(6) को ध्यान में रखते हुए ईपीआईसी और आधार नंबर की लिंकिंग की जाएगी। इसे लेकर यूआईडीएआई और ईसीआई के टेक्निकल एक्सपर्ट्स के बीच जल्द बातचीत शुरू होगी। चुनाव आयोग ने ये जो 3 अनुच्छेद गिनवाए हैं वो क्या कहते हैं? सेक्शन 23(4) वोटर लिस्ट पंजीकरण का अधिकारी वेरिफिकेशन के लिए आधार मांग सकता है। सेक्शन 23(5) मौजूदा मतदाता अपनी मर्जी से अपना आधार नंबर सबमिट कर सकते हैं। सेक्शन 23(6) अगर कोई मतदाता आधार ना दे पाए तो उसका वोटर रजिस्ट्रेशन नकारा ना जाए। खबरों के मुताबिक वोटर्स से आधार का डेटा लेने के लिए ज़रूरी फॉर्म 6B में भी कानून मंत्रालय द्वारा ज़रूरी बदलाव किए जाएंगे। इस फॉर्म में मौजूदा ड्राफ्ट में कहा गया है कि यदि कोई आधार नंबर नहीं देना चाहता है तो उसे स्वीकार करना होगा कि उसके पास आधार है ही नहीं, भले ही उसके पास आधार मौजूद हो। लेकिन संशोधन के बाद क्लॉज जोड़ा जाएगा, यदि कोई आधार नहीं देना चाहता है तो वो अपना कारण बता दे। सुनते हैं पत्रकारों को जो इस मीटिंग की और डिटेल्स शेयर कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने इस मामले में केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय विधि सचिव और यूआईडीएआई के सीईओ इन सारे लोगों से मुलाकात की है और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव से भी मुलाकात की है। और इस साझा मीटिंग में यह तय किया गया है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दायरे में और भारतीय प्रतिनिधित्व अधिनियम के दायरे में जो भी मुमकिन होगा वो करेगा। और अभी तक लगभग 60 करोड़ लोगों ने स्वेच्छा से अपने आधार को वोटर आईडी के साथ जोड़ दिया है। लेकिन जब ये मैंडेटरी हो जाएगा तो जिन जिन के पास आधार हैं वो सारे लोग आधार से जुड़ जाएंगे। ऐसे में जो ट्रिपलिंग और डुप्लीकेटिंग हो रही है उसको रोका जा सकेगा और साथ ही मतदाता की उचित पहचान भी की जा सकेगी, क्योंकि कोई बुर्का लगाने को लेकर, हिजाब पहनने को लेकर हर बार पोलिंग के समय ये विवाद होता है। उन तमाम चीजों से बचा जा सकेगा। यानी जो भारत की निर्वाचन प्रक्रिया है, वोटर लिस्ट है और वोटर वेरिफिकेशन है, वो और पारदर्शी हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा और व्यावहारिक भी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब आधार को वोटर आईडी से लिंक करने के प्रयास हो रहे हैं। पहले फरवरी 2015 में चुनाव आयोग ने इस लिंक प्रोग्राम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने निजता का हवाला देकर रोक लगा दी थी। फिर साल 2021 में संसद में इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल पास हुआ, जो चुनाव अधिकारियों को वोटर से आधार का डेटा मांगने का अधिकार देता है। इसके बाद ही फॉर्म 6 भी प्रकाश में आया। अब आया है ये अपडेट।
लेकिन क्या आधार से वोटर आईडी लिंक हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा? शायद नहीं। जानकार बताते हैं कि इसमें एक पेच है। आधार आपकी पहचान का एक प्रतीक है, जबकि वोटर आईडी आपकी राष्ट्रीयता और आपके मतदाता होने की पहचान का। अगर आप किसी पते पर 6 महीने से ज़्यादा वक्त से रह रहे हैं तो राशन कार्ड और बायोमेट्रिक के बिना पर आप आधार कार्ड पा सकते हैं, जबकि वोटर लिस्ट पाने के लिए नागरिकता और मतदाता की तमाम ज़रूरतों को पूरा करना होता है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि अगर आधार और वोटर कार्ड को लिंक किया जाएगा तो संभव है कि आगे आने वाले समय में जिनके पास आधार पहले से है वो वोटर कार्ड मांगे। उस समय दिक्कत खड़ी हो सकती है। हमने इस विसंगति को जानकारों की मदद से समझा, आप भी जानिए। इसको लिंक करने से समस्याएं हल होंगी, समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि वोटर आईडी बनाने में आपको बायोमेट्रिक्स नहीं देने पड़ते हैं, लेकिन आधार बनाते समय बायोमेट्रिक्स देने पड़ते हैं। लिहाजा जब उसको एक साथ आधार के साथ जोड़ दिया जाएगा, जैसे बैंक अकाउंट और पैन कार्ड को जोड़ा जा रहा है, उस जोड़ने से बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। डुप्लीकेट जो अभी वोटर लिस्ट का तमाशा चल रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इसमें कहा जा रहा है कि वो एक एक वोटर एक एक नाम से एक एक नंबर के दो लोगों के कार्ड, 3 लोगों के कार्ड, अनेकों लोगों के कार्ड बने हुए हैं। तो इसे भी दुरुस्त करेगा और निर्वाचन आयोग ने इसके लिए 3 महीने का टारगेट सेट किया है। 3 महीने में उम्मीद है कि एक तो यूनिक आईडी मिल जाएगी हर वोटर को, और दूसरा यानी जो अभी एग्जिस्टिंग आईडी है उसी को यूनिक आईडी बना दिया जाएगा और जिसमें डुप्लीकेसी ना हो, और साथ ही आधार को वोटर आईडी के साथ जोड़ने के लिए एक नई पहल शुरू हो जाएगी। और जब तकनीकी रूप से इसमें सारी चीजें आ जाएंगी तो फिर पूरी तरह से वैधानिक रूप से और संविधान के दायरे में रहते हुए इसको किया जाएगा, ताकि जो भारत की लोकतांत्रिक वोटिंग प्रणाली है इसको और पारदर्शी बनाया जा सके। और निर्वाचन आयोग ने इसके लिए 3 महीने की डेडलाइन दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब अगली खबर। अंतरिक्ष में 9 महीने का लंबा समय बिताने के बाद नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर धरती पर लौट आए हैं। भारतीय समय के अनुसार 19 मार्च तड़के 3:27 पर स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट उन्हें लेकर मेक्सिको की खाड़ी में उतरा। इसके कुछ देर बाद ही मुस्कुराती हुई सुनीता विलियम्स स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकली। एलन मस्क के स्पेस एक्स को क्रू 9 को वापस धरती पर लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भारतीय समय के हिसाब से क्रू 9 को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से मंगलवार सुबह 10:35 पर ऑन डॉक किया गया था। नासा ने स्पेसक्राफ्ट के स्पेस स्टेशन से अलग होते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है। बुधवार की सुबह 2:41 पर स्पेसक्राफ्ट ने डीऑर्बिट बर्न शुरू किया। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पेसक्राफ्ट अपना इंजन चालू करता है। इससे यान को जिस दिशा में यात्रा करनी होती है उस दिशा में घूम जाता है। साथ ही उसे अपनी स्पीड कम करने में भी मदद मिलती है। डीऑर्बिट बर्न के 44 मिनट बाद यानी तड़के 3:27 पर स्प्लैश डाउन के साथ सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की पृथ्वी पर वापसी हो गई। सुनीता और बुच विल्मोर 17 घंटे तक सफर कर रहे थे। उनके अंतरिक्ष यान ने फ्लोरिडा के समुद्र में पैराशूट के जरिए स्प्लैश डाउन किया। बताया गया कि जैसे ही कैप्सूल मेक्सिको की खाड़ी में उतरा, डॉल्फिन्स ने उसे घेर लिया। थोड़ी देर बाद नासा की एक टीम ने हैच खोला और अंतरिक्ष यात्रियों को यान से बाहर निकालने में मदद की। कैप्सूल से बाहर आते समय सुनीता विलियम्स को मुस्कुराते हुए और हाथ हिलाते देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे क्रू का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अगली सुर्खी। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने 19 मार्च को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की। सुबह करीब 11 बजे बेटी मीसा भारती के साथ लालू ईडी दफ्तर पहुंचे। क्या पूछा गया बताएंगे, उससे पहले लैंड फॉर जॉब केस को रिवाइज कर लेते हैं। लैंड फॉर जॉब माने नौकरी के बदले जमीन देना। मामला साल 2004 से 2009 तक का है। इस दौरान 7 लोगों को रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी दी गई थी। तब यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव। आरोप लगा कि जिनको नौकरी मिली उन्होंने बेहद कम कीमत पर अपनी जमीनें लालू यादव के परिवार वालों के नाम ट्रांसफर कर दी थी। नौकरी पाने वाले लोगों को पहले रेलवे में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया। मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जैसे इलाकों में इन्हें नियुक्त किया गया। इन नियुक्तियों का कोई विज्ञापन या नोटिस तक नहीं जारी किया गया था और बहुत जल्दबाजी में नियुक्तियां हुई। अब इसी मामले में ईडी ने लालू यादव से करीब 4 घंटे पूछताछ की। ईडी ने पूछा, किशुन देव राय ने अपनी 3000 वर्ग फीट की जमीन मात्र 3,75,000 रुपए में राबड़ी देवी को ही क्यों बेची? राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार से आप कब मिले थे?
आपसे मिलने और राबड़ी देवी को जमीन मिलने के बाद ही इन तीनों को मध्य रेलवे मुंबई में ग्रुप डी के पद पर नौकरी क्यों मिली? महुआ बाग के रहने वाले संजय राय ने भी अपनी 3,375 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी को 3,75,000 में क्यों बेची? राबड़ी देवी के नाम जमीन रजिस्ट्रेशन होने के बाद संजय राय और उसके परिवार के 2 सदस्यों को रेलवे में नौकरी मिली, ऐसा क्यों? ऐसे ही कई अन्य सवाल भी किए गए। ईडी की पूछताछ पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे, डर है, भय है। ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या कितना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। विपक्षियों ने कहा, भारत में कानून के हाथों से कोई बच नहीं सकता। देखिए, भारत के कानून की हाथ इतना लंबा है कि कोई भी गलत करेगा वो बच नहीं सकता है। और उन्होंने रेल मंत्री रहते नौकरियां देने के बदले जमीन लिखवा ली लोगों से, और वह स्वतः में प्रमाण है, इसलिए उन पर कार्रवाई हो रही है। कोई भी केस होता है तो आप या तो कोर्ट से उसका रिलीफ लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके साथ एविडेंस देके वकील रख के कोर्ट से रिलीफ लीजिए, या तो फिर इन्वेस्टिगेशन को फेस करिए। तो अब इन्वेस्टिगेशन को फेस कर रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने उनको नहीं रिलीफ दिया होगा। आप जानते ही हैं कि कल 18 मार्च को ईडी ने बिहार की पूर्व सीएम और लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेज प्रताप से भी पूछताछ की थी। इस केस में 11 मार्च को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई भी हुई। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव सुनवाई के दौरान कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट से सभी आरोपियों को जमानत मिल गई थी। जाते जाते एक खुशखबरी जो हमारे हिस्से आई है और आपके भी। ललन टॉप के रिपोर्टर सिद्धांत मोहन को केरल जाकर की गई एक स्टोरी के लिए पत्रकारिता का प्रतिष्ठित पुरस्कार रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला है। इस स्टोरी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर देखिए और सिद्धांत को बधाई भी दीजिए। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आप मेरा फेवरेट गाना है बस। आजा गुफाओं में अभी ना एक AI से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।